Hello guys, hope all of you are well. So guys, this video is about partial fractions. अब यार देखो partial fractions को बड़ा सिंपली ब्रेक करते हैं और इसके क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते. हो सकता है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ जाए और इससे रिलेटेड आपके पास जो है क्वेश्चंस भी आ जाएं सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स आ जाएं. तो ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज़ अंडरस्टैंड ऑल द केसेस एंड जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द केसेस एंड वेयर टू अप्लाई. तो ये अगर आप लोगों को समझ आ जाएगा ना, तो इंशाल्लाह पार्शियल फ्रैक्शंस का अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो यू गाइस विल बी एबल टू डू इट. द फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट यू नीड टू सी इज़ कि पार्शियल फ्रैक्शंस है क्या यार. तो यार देखो, पार्शियल फ्रैक्शन इज़ लाइक दिस. सिमिलरली जब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर दो और if there were two or more fractions that were there, if there were two or more fractions अगर होते थे, तो हम क्या करते थे, हम यार उनको सिंगल फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते थे, हम बेसिकली एलसीएम लेते थे. सही है. तो हम उससे क्या बनता था, उससे मेरे पास एक सिंगल फ्रैक्शन बनता था. ऐसा ही है. तो यार बेसिकली अगर मेरे पास बेटा अब एक सिंगल फ्रैक्शन होगा और अगर मुझे उसको ब्रेक करना होगा टू और मोर फ्रैक्शंस में, तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शंस. ठीक है जी. जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपने अगर लेट सपोज आपके पास अगर दिया हुआ है, अभी एक एग्जांपल देखते हैं. तो मैं बस ये याद रखना कि पार्शियल फ्रैक्शंस होता क्या है. पार्शियल फ्रैक्शंस बेसिकली जब मेरे पास टू और मोर फ्रैक्शंस होते हैं, तो मैं एलसीएम लेके उसको एक सिंगल फ्रैक्शन बनाता था. लेकिन अब मेरे पास अगर एक सिंगल फ्रैक्शन होगा तो मुझे उसको ब्रेक करना होगा टू और मोर फ्रैक्शंस में, तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा. सही है. अच्छा जी, अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए मेरे पास मुझे केसेस पता होने चाहिए, क्योंकि बेटा दिस वोंट बी लाइक न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस, ये अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होंगे. ठीक है. ये कौन से फ्रैक्शंस होंगे, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होंगे. तो इसलिए मेरे पास केसेस होने चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन कब, मुझे कौन सा केस कब लगाना है. तो देखो बेटा, अब देखो मेरे पास जो भी फ्रैक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है फॉर्म में n ओवर d की फॉर्म में, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में. अच्छा, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू विद यू गाइस. देखो यार, अब लेट सपोज अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन, पहले ये वाली बात कर लेते हैं कि लेट सपोज अगर मेरे पास बेटा फ्रैक्शन होता था 1/2 + 3/5. तो अगर मुझे इसको सिंगल फ्रैक्शन बनाना होता था, तो मैं क्या करता था, मैं बोलता था यार देखो, इसको सिंगल फ्रैक्शन बनाने के लिए आप क्या करो, आप इसको सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, इस फ्रैक्शन को भी चेंज कर लेते हैं, 1/4 कर लेते हैं. ठीक है जी, 1/4 कर लेते हैं. तो देखो मैं क्या बोलता था, आप एलसीएम लेते हो, आप इसके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हो, एंड देन इट वुड बिकम समथिंग लाइक दिस. ठीक है जी. तो 3/4 को बेसिकली आप कैसे ब्रेक करोगे, आप इसको करोगे 1/2 + 1/4 में. और अगर आपने इसको बेसिकली सिंगल फ्रैक्शन बनाना है, तो आपने एलसीएम लेना है. ठीक है. अब इसी तरह से ना मेरे पास यहाँ पे, तो ये तो न्यूमेरिकल फ्रैक्शन से मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, लेकिन बेटा ये न्यूमेरिकल फ्रैक्शन की एग्जांपल होती नहीं है. होती किसकी एग्जांपल है, ऑफ कोर्स आपके पास जो है किसकी एग्जांपल होगी, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होंगे, और अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम होगी, और आपको उसको यूज़ करके जो है ना आपको बनाना होगा, उसके पार्शियल फ्रैक्शन ढूंढने होंगे, बेसिकली उसको आपको ब्रेक करना होगा. ठीक है. तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू ब्रेक अ फ्रैक्शन इनटू टू और मोर फ्रैक्शंस. बस ये याद रख लेना. ठीक है भाई. देखो बेसिकली लेट्स सपोज यार मेरे पास फ्रैक्शन होता है, किस फॉर्म में होता है फ्रैक्शन होता है यार न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में. ठीक है. अब देखो यार, न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑन टॉप ऑफ अ फ्रैक्शन, एंड डिनोमिनेटर इज द पार्ट ऑन द टॉप ऑफ इन द बॉटम ऑफ अ फ्रैक्शन. ठीक है. तो देखो बेटा, अब ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात में क्या होता था, याद रखो, जब भी आपके पास कोई भी, अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल फ्रैक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5/3 होता है, या फिर लेट्स सपोज 2/4 होता है, तो आप क्या देखते थे, अब आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे इस तरह के फ्रैक्शंस को. यू वुड कॉल दिस टाइप ऑफ अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर वुड बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और बेटा ये क्या केस होता था, जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी होती थी. और इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी होती थी, तो आप इसको बोलते थे प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है जी. अब देखो बेटा, ये क्या होता था, न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर. इज दैट क्लियर टू यू बेटा. ठीक है. अब बेटा देखो, अब आपने क्या करना होता है, आपने बेसिकली जब आपके पास अब एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस होते हैं, तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, इम्प्रॉपर प्रॉपर में. ठीक है. तो बेटा प्रॉपर और इम्प्रॉपर में यहाँ पे आप कैसे एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस को डिफरेंशिएट करते हो, कौन सा क्या है.
देखो बेटा, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, लेट्स सपोज कि n जो है वो पावर ऑफ द वेरिएबल इन द न्यूमरेटर है। सही है, n क्या है, n इज़ पावर ऑफ द वेरिएबल इन द न्यूमरेटर। तो अगर बेटा पावर ऑफ वेरिएबल इन द न्यूमरेटर को लेट सपोज हम बोल लेते हैं पावर पी एन, पी सबस्क्रिप्ट एन, इस तरह से बोल लेते हैं। तो इम्प्रॉपर का क्या केस होगा बेटा, इम्प्रॉपर का केस ये होगा कि अगर पी एन इज lesser than pd, power of the variable in the denominator, then it is going to be a proper fraction, and whenever it is going to be the opposite के क्या, कि power of the numerator is greater than the power of the denominator, तो इस केस में क्या, ये एक improper fraction कहलाएगा, और equal to होगा जब भी ये एक improper fraction कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपने बस याद रखना है कि फ्रैक्शंस के क्या मैंने बताया, मैंने बोला दो तरह के फ्रैक्शंस होंगे एल्जेब्रिक में भी, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसमें पावर ऑफ द न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन, लेसर देन द पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, और अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन हो पावर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो बेटा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल्स करा देता हूँ इसकी। लेट्स सपोज अगर पावर ऑफ द वेरिएबल, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल बेटा। लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन गिवन हो, सिंगल फ्रैक्शन गिवन हो, x+1 अपॉन x-5 इंटू x+7। अब बेटा ये क्या है, न्यूमरेटर में क्या होगी पावर, न्यूमरेटर की पावर होगी 2, सही है, पावर ऑफ द डिनोमिनेटर सॉरी होगी 2, और पावर ऑफ द न्यूमरेटर क्या होगी बेटा, वो होगी 1। ठीक है, तो अगेन पावर ऑफ द न्यूमरेटर इज लेसर देन द पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, तो इस केस में बेटा क्या होगा, इस केस में होगा ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी, लेट्स लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल बेटा। अब देखो, लेट्स सपोज मेरे पास अगर गिवन है कि x+1 इंटू x-1 ओवर x+2 अपॉन x-2, तो बेटा इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि पावर ऑफ द न्यूमरेटर और पावर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ कोर्स आर इक्वल, राइट। अब इस केस में इक्वल है तो दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, और एक और कर लेते हैं केस यार। अगर लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ गिवन है कि x³ - 1 अपॉन x+1, तो अब पावर ऑफ न्यूमरेटर क्या है मेरे बच्चे, पावर ऑफ न्यूमरेटर है आपका 3, पावर ऑफ डिनोमिनेटर है आपका बेटा 1, तो ऑफ कोर्स पी एन इज़ ग्रेटर देन पी डी, 3 ग्रेटर देन 1 होता है बेटा, तो दिस विल बी अ केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी, नाउ अब ये वाली बात जब हम डिफाइन कर लेंगे, जब हम ये फिगर आउट कर लेंगे कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, तो फिर हम देखते हैं। ठीक है जी, मैंने क्या केसेस डिस्कस किए बेटा आपसे, मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया कि अगर आपका फ्रैक्शन इस फॉर्म में हो कि n/d की फॉर्म में हो, तो इसके दो केसेस बन सकते हैं, आइदर इट कैन बी अ प्रॉपर और इट कैन बी एन इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर को डिफरेंशिएट करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया बेटा। लेकिन बेटा जब भी प्रॉपर इम्प्रॉपर का केस होगा तो आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर के केसेस, 3 तरह के प्रॉपर के केसेस आते हैं। एक होता है लीनियर फैक्टर्स का केस होता है बेटा, कि डिनोमिनेटर्स में जो भी फैक्टर्स बन रहे हैं वो लीनियर हैं। एक होता है बेटा रिपीटेड फैक्टर्स का केस, और एक होता है बेटा क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का केस। ठीक है जी, और बेटा इम्प्रॉपर में भी आपको पहले क्या करना पड़ता है, इम्प्रॉपर को आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर में, वो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से प्रॉपर में, और फिर उसके लिए भी आप फिर यही सेम केसेस, 3 सेम केसेस लगा लोगे, लिनियर, रिपीटेड और क्वाड्रेटिक। ठीक है जी, ये बेसिकली सारा आपका सीन बनता है पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने ये सारी बातें समझ ली इस वीडियो में, तो आपका मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस फुल ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, ऑल राइट, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्रॉपर के लिनियर के केस की। अब देखो यार, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिनियर के केस की बात करते हैं। लीनियर केस, देखो भाई, लीनियर केस में बेसिकली होता क्या है, लीनियर केस में होता ये है कि आपके पास लेट्स सपोज अगर एक क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल कराता हूँ मैं, कि लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह का एक फ्रैक्शन गिवन है, 3x - 1 अपॉन x+3 इंटू x-2। अब देखो यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर्स गिवन है। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, या फिर एक समझो ये एक कोई आपके पास कोई एक्सपैंडेड फॉर्म होगी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसको फिर हमने क्या किया, हमने उसको फैक्टराइज कर लिया, तो 2 लीनियर फैक्टर्स बन गए। ठीक है,
तो अब बेटा जब कभी भी आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स इस तरह से बन जाएंगे तो इसका मतलब होगा इसकी जो फॉर्म बनती है ना पार्शियल फ्रैक्शन की, मतलब जो इसकी जो मतलब जो इसकी जो जिसको जब स्प्लिट करते हैं, जब इसको ब्रेक करते हैं तो उसकी फॉर्म क्या बनती है, उसकी फॉर्म बनती है ए अपॉन द फर्स्ट फैक्टर। अच्छा यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली सेम एज है, क्योंकि ये हम बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि भाई ये दोनों साइड्स बराबर हैं, क्योंकि इसको ये वाली जो साइड है, ये वाली जो पूरी चीज़ है, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ जो मैं भी लिखना चाह रहा हूँ कि ए ओवर द फर्स्ट फैक्टर इज सेम एज बी ओवर द सेकेंड फैक्टर। अच्छा जी, अब देखो बेटा, अब ये क्या 3x माइनस वन ओवर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, बेसिकली दिस इज सेम एज दिस। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे को मैं जब एलसीएम लेने जाऊँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बट दे आर नॉट इक्वल टू। अगेन जैसे आइडेंटिटीज होती हैं वैसे ये सेम एज है कि हम स्विच नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ ले आएँ, इसको ले आएँ और सॉल्व कर लें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमने क्या करा, जो भी लीनियर दो अलग अलग फैक्टर्स थे उनको दो अलग अलग तरीके से ब्रेक करके लिख दिया। और बेटा आपको ये याद रहे कि दिस इज़ अ जेनेरिक साइन, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड साइन, ये याद रहे, ठीक है जी। और बेटा आपने ये भी याद रखनी है बात कि बेटा देखो जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर, लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर, इट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, और उनके ऊपर कॉन्स्टेंट्स जो भी हैं वो इस तरह से, ये याद रखना बेटा। लेट सपोज यहाँ पे अगर तीन फैक्टर होते हैं ना, तो मैं यहाँ पे ए बी, ए ओवर फर्स्ट, बी ओवर द सेकंड, सी ओवर द थर्ड, तो इस तरह से करके लिखता, ठीक है। अब आ जाओ बेटा सॉल्व करने के लिए। तो देखो सॉल्व कैसे करोगे आप इसको, सॉल्व करने का वही बेसिक तरीका है आपका कि देखो 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज सेम एज ए। अब देखो एलसीएम ले सकता हूँ ताकि मैं इन दोनों को, क्योंकि इसके पास इस वाले के पास ये नहीं है बेटा और इसके पास ये नहीं है, तो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने एलसीएम ले लिया एंड देन इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस। देखो यार, अगर मैं इसको, ये इवन दो सेम एज है, लेकिन अगर मैं इसको रिड्यूस करना चाहूँ दोनों में से ये डिनोमिनेटर्स को, तो क्या मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। और जैसे ही बेटा मैं रिड्यूस करूँगा ना, तो आपको मतलब है आपने इसमें से चेंजेस कर दिए, अब ये सेम एज नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, आप बेसिकली इसको इक्वेट कर दोगे। सेम एज जैसे ही आपने रिड्यूस किया वैसे ये इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मुझे इसको आगे सॉल्व भी करना होता है, तो इसीलिए ये इक्वल टू में भी कन्वर्ट हो सकता है इस तरह से। जब तक आप रिड्यूस करते हो उस वक्त आप फ़ौरन इक्वल टू में कन्वर्ट कर दो। अब देखो यार, अब बेसिकली ना, अब यहाँ पे ना आपकी लगती है सब्स्टिट्यूशन, सही है। अब यहाँ पे ए और बी की, बेसिकली आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो अब यहाँ पे आप लगाओगे बेटा सब्स्टिट्यूशन, सही। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाओगे, देखो सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक ये होनी चाहिए आपकी कि देखो बेटा आपने ना एक एक करके बेसिकली आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ x, आप x की वैल्यू की सब्स्टिट्यूशन करते हो, लेकिन आप x की इस तरह की कोई वैल्यू डालते हो कि आपके पास ना सिर्फ एक ही वेरिएबल बच जाए। बेसिकली अभी देखो मेरे पास तीन वेरिएबल हैं, तीन अननोन्स है, वेरिएबल्स तो एक ही है, तीन अननोन्स है, x है, a है और b है। तो यार अगर मैं बोलूँ मुझे एक ही चाहिए, तो बेसिकली a भी चला जाए या b चला जाए और x तो चला ही जाए, तो x तो इस तरह चला जाएगा कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही है, a और b को मुझे भेजना है। तो बेसिकली अगर मुझे a को ज़ीरो बनाना है, तो मुझे a को अगर ज़ीरो बनाना है तो a को मुझे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ऐसी x की क्या वैल्यू रखूँ कि a जो है मेरा ज़ीरो बन जाए। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ, x माइनस टू को सब्जेक्ट बनाओ और x इक्वल्स टू टू रख लो। तो एट x इज इक्वल्स टू टू, एट x इज इक्वल्स टू टू, बेसिकली क्या होगा, 3 इंटू टू माइनस वन इज a इंटू टू माइनस टू प्लस b इंटू टू प्लस थ्री। That means it is going to be 6 minus 1, 5. This is going to be 0 and this is going to be 5b. So b is going to be 1. अब देखो बेटा b की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली मुझे a की वैल्यू भी निकालनी है। देखो बेटा a की वैल्यू मैं किस तरह से निकालूंगा, a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो यार क्या मैं b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब a निकालना है तो b गायब करना होगा। तो b को ज़ीरो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, b की वैल्यू x की जगह -3 डाल दूंगा। तो पूरी इक्वेशन में बेटा -3 डालो, तो -3 माइनस वन इक्वल टू a इंटू -3 -2 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी दिस इज़ गोइंग टू बी प्लस b इंटू ज़ीरो,
ठीक है जी। सो -9 -1 इक्वल टू -5a, सो -10 इक्वल्स टू -5a, a इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ गया, a इक्वल्स टू 2 आ गया। तो बेटा अब इसकी रिड्यूस फॉर्म क्या बन जाए, मतलब इसकी बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या बन जाएगी। देखो बेटा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म इस क्वेश्चन की ये बन जाएगी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब हम a और b की वैल्यू डाल देंगे और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी। a आपका क्या था 2 अपॉन द फैक्टर दैट वाज देयर अंडर 2a, एंड b क्या था 1 आया था, तो 1 अपॉन द फैक्टर अंडर b। ठीक है जी। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बन गई, इसकी ये वाला जो क्वेश्चन था उसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। तो बेटा लीनियर के केस में आपने क्या याद रखना है, लीनियर के केस में बस आपने ये याद रखना है कि किस तरह से आप लीनियर के फैक्टर्स, किस तरह से आप ये लीनियर की जो फॉर्म है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि जितने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हो ना नीचे, उसको आप तोड़ लो लीनियर की फॉर्म में। अब यार कभी कभी होता है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है वो आपके पास प्लेट में रख के आपको लीनियर फैक्टर्स दे दे, कभी कभी हो सकता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो आप उसको फैक्टराइज कर लो, हो सकता है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दे तो आप उसको भी फैक्टराइज कर सकते हो, मतलब सिंथेटिक से निकालो, लॉन्ग डिवीजन से निकालो, उस तरह करके निकाल के बेसिकली बस इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिगर आउट करना है कि केस किसका है। केस फिगर आउट कर लिया, फॉर्म आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस से इंशाल्लाह याद हो जाएगी। ठीक है जी। तो देखो बेटा सेकंड वाला जो केस होता है ना, अब उसकी बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, नाउ वील डिस्कस द रिपीटेड फैक्टर्स का केस यार। अब देखो बेटा रिपीटेड फैक्टर्स का केस क्या होता है उसकी भी एग्जांपल करते हैं। अच्छा, अगेन दिस रिपीटेड फैक्टर्स इज़ अ केस ऑफ इम्प्रॉपर से ही निकला है ये, सही है। अब देखो रिपीटेड फैक्टर्स में बेसिकली आप करते क्या हो, देखो एग्जांपल देखते हैं रिपीटेड फैक्टर्स की। देखो होता क्या है क्वेश्चन में, बेसिकली मेरे पास कोई इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ होगा कि 5x + 7 अपॉन x+1 होल स्क्वायर इंटू x+2। अब देखो यार बेसिकली क्या है, बेसिकली मसला ये है कि यहाँ पे एक तो बेटा देखो लीनियर है और दूसरा जो है ना वो भी लीनियर है लेकिन वो रिपीटेड है, मतलब वो 2 बार लिखा हुआ है। तो बेटा इसकी फॉर्म क्या बनती है, इसकी फॉर्म बनती है a अपॉन जो भी रिपीटेड है वो पहले पावर 1 के साथ, फिर वो पावर 2 के साथ, और फिर जो लीनियर है वो अपनी जगह पे सिंपली आ जाता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिनियर होता ही नहीं, अगर यहाँ पे लिनियर होता ही नहीं तो हम क्या करते हैं, हम लिनियर को लिखते ही नहीं, बस हम यही वाली फॉर्म लिख देते बेटा इसी तरह। ठीक है जी। तो देखो अब ये वाले को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल अगेन वही वाला रिड्यूस्ड फॉर्म में लेकर आओ। तो बेटा रिड्यूस फॉर्म में लाने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने पहले एलसीएम लेना होगा राइट हैंड साइड पे। तो जब बेटा राइट हैंड साइड पे तुमने एलसीएम लिया तो a इंटू, इसके पास क्या नहीं है, इसके पास x+1 एक बार नहीं है और इसके बाद x+2 एक बार नहीं है। ठीक है। इसके पास बेटा क्या नहीं है, इसके पास सब कुछ है, बस बेचारे के पास x+2 नहीं है। और बेटा इसके पास भी सब कुछ है लेकिन बस इसके पास x+1 होल स्क्वायर नहीं है। तो बेटा आपने ये तीनों को दे दिए और आपका एलसीएम तो सिंपली वही बन गया कि x+1 हो। अच्छा, ये नहीं करना बेटा कि इसका x+1 इंटू ये इसका फैक्टर, ये इसका एलसीएम नहीं होगा। ये एलसीएम बेटा क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो बेटा उसको ना एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेटा इन दोनों में एक ये कॉमन है ना, इन दोनों में ये कॉमन है, तो इसीलिए मैं स्क्वायर वाली सिंगल वाली नहीं लूँगा, मैं स्क्वायर वाली लूँगा सिर्फ और सिर्फ, और फिर लिनियर तो जो जैसा है वैसे ही आएगा। ठीक है जी। तो अब देखो यार, अब इसमें बेसिकली करना क्या होगा, सबसे पहले इसको आप रिड्यूस से इक्वल टू बना लो, मतलब इसके डिनोमिनेटर्स को निगेट कर दो तो आपके पास इस तरह की कोई चीज़ बचेगी। 7 इक्वल टू a इंटू x+1, अच्छा इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी अब तो ये क्या हो जाएगा, x+1 इंटू x+2 इंटू b इंटू x+2 प्लस c इंटू x+1 होल स्क्वायर। अब देखो यार, अब आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, आप सब्सटीट्यूशन से ही करना भाई। अब देखो एट x इज इक्वल टू, पहले a को गायब करते हैं, तो a को गायब करने के लिए -1 डाल देते हैं, तो 5 इंटू -1 प्लस 7। तो देखो बेटा अब a भी गायब हो रहा है आपका, और आपका देखो c भी गायब हो रहा है, क्योंकि -1 प्लस 2, और c क्यों गायब हो रहा है, क्योंकि c में भी x+1 होल स्क्वायर है, तो -1 + 1 0 ही बनेगा। तो बेसिकली आपके -5 + 7 इज इक्वल्स टू b बचा, तो b इज इक्वल्स टू 2 आ गया आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, अब हम लोग क्या, b निकाल लिया बेटा हमने, तो b को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे बेटा a और c। अब देखो बेटा a निकालने के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं b और c को गायब करना चाहता हूँ, लेकिन यार एक काम करते हैं, पहले अच्छा एक काम करते हैं, c निकालते हैं। तो c निकालने के लिए a और
बी माइनस करते हैं। मैं समझाता हूँ कि पहले मैं सी क्यों निकाल रहा हूँ। तो यार देखो ए और बी को अगर निगेट करना है तो एक्स इज इक्वल्स टू -2 डालो, क्योंकि दोनों में कॉमन है ये, अगर -2 डालेगा तो 0 हो जाएंगे। तो 5 × -2 + 7 इज इक्वल्स टू a × 0 + b × 0 × -2 + 1 इज -1 होल स्क्वायर प्लस a हो गया। तो बेटा -10 + 7, ओह सॉरी ए नहीं हो गया भाई, क्या हो गया, ये सी हो गया, सॉरी। देखो ना यार, सी में अगर -2 + 1 डाला तो ये -1 होल स्क्वायर सी हो गया। तो ये क्या है, सी आया, तो सी की क्या वैल्यू आ गई, -3 आ गई। इज़ दैट क्लियर बेटा? अच्छा जी, नाउ वी आर लेफ्ट विथ फाइंडिंग आउट ए। अब देखो यार, ए में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि मैं अगर बी को अगर ज़ीरो बनाना चाहूँ और बी को अगर ज़ीरो बनाना चाहूँ तो ए खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि -2 अगर इसमें डाल दूँ तो -2 इसमें भी आएगा। सी में देखो, अगर मैं ज़ीरो बनाना चाहूँ सी को, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो मैं सी में डालूँ सी ज़ीरो बन जाए और ए भी ज़ीरो ना हो और सब कुछ जैसा है वैसे ही चलता रहे। तो देखो बेटा, यही वजह थी कि मैंने आपको बोला था कि आप जो है ना अपना ए और सी को बेसिकली ज़ीरो, ए को सी पहले निकाल लो, ठीक है। तो देखो बेटा, अब आपने जब सी निकालना है, ए निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी तरफ से कोई सेल्फ सब्स्टिट्यूशन करोगे, क्योंकि आपके पास बी और सी की वैल्यू तो है ना बेटा। अब आप अपनी तरफ से कोई सेल्फ सब्स्टिट्यूशन करोगे और उसकी हेल्प से फिर आप ए निकालोगे, क्योंकि आपके बी और सी अब अननोन्स नहीं है, वो नोन है। तो इस तरह का केस जब भी होगा कि जब वो ज़ीरो, बाकी के दो ज़ीरो नहीं हो सकते होंगे, तो आपने क्या करना होगा, आपने अपनी तरफ से कोई सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। तो यार मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 की। बेस्ट सब्स्टिट्यूशन यही होती है। तो 5 × 0 + 7 a × 0 + 1 × 0 + 2 इंटू बी क्या था बेटा, बी था तुम्हारा 2, तो 0 + 2 प्लस सी क्या था बेटा, सी था आपका -3, तो -3 × 0 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया, 7 हो गया। ये क्या हो गया आपका, a × 1 × 2 2a हो गया। फिर ये क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। फिर ये क्या हो गया बेटा, -3 हो गया। तो बेटा ये क्या, 7 = 2a + 1, तो 6 2a = 3, ठीक है जी। तो बेटा ए क्या आया आपका, ए आ गया आपका 3। तो अब इसकी फाइनल फॉर्म क्या बनेगी बेटा, 3/x + 1, ठीक है। बी क्या आया था बेटा, 2 आया था, तो 2/x + 1 होल स्क्वायर प्लस सी क्या था, -3 आया था, तो -3/x + 2, ठीक है जी। तो बेटा ये किसका केस था, ये था रिपीटेड फैक्टर का केस। अब ये याद रखना कि एक रिपीटेड होगा, बाकी हो सकता है लिनियर हो, बाकी हो सकता है क्वाड्रेटिक हो। तो पहले क्वाड्रेटिक डिस्कस कर लेता हूँ, उसको भी समझ आ जाएगा, तो फिर ये सारे इंशाल्लाह निकल जाएंगे आपसे, ठीक है जी। ऑलराइट गाइज, नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द लास्ट केस फॉर प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब देखो यार, वो क्या है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का। अब देखो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं कि जिनकी अंदर x की जो पावर होती है ना वो 2 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स देखो, बेसिकली जो x की होल पावर पे अगर 2 हो तो वो रिपीटेड होते हैं, लेकिन अगर x की होल पावर पे 1 हो और अंदर जो है ना x की पावर पे अगर स्क्वायर हो, तो वो क्या कहलाता है, वो क्वाड्रेटिक फैक्टर कहलाता है, सही है। तो याद रखना, होल पावर, इसको कंफ्यूज नहीं करना, होल पावर इज़ 1, पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, ठीक है। अब देखो यार, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ दिस। लेट्स सपोज बेटा मेरे पास ना गिवन है कि 5x² प्लस -3x + 1 अपॉन x² + 1 इंटू x - 2। अब देखो यार, ये क्या है, होल पावर पे 1 है, लेकिन इस पे क्या है, 2 है। तो मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर का केस है। और बेटा देखो, बाकी जो दूसरा वाला है वो तो अपना सिंपल लीनियर ही है। तो बेटा इसकी फॉर्म क्या बनती है, इसकी फॉर्म आपके पास बनेगी ax + b ओवर द क्वाड्रेटिक फैक्टर। हमेशा कुछ भी हो, ax + b ओवर द क्वाड्रेटिक प्लस c ओवर द लीनियर। अब ये लीनियर है, अगर यहाँ पे लीनियर के अलावा फॉर एग्जांपल कोई रिपीटेड होता
तो उस रिपीटेड के केस में आप क्या करते, फिर आप रिपीटेड लिख देते। फॉर एग्जांपल x+2 होल स्क्वायर होता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन में है नहीं, अगर होल स्क्वायर होता तो आप यहाँ पे x इस तरह लिखते और फिर आप x-2 होल स्क्वायर लिख देते। इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन से केस को किस तरह से अब यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक का केस है तो क्वाड्रेटिक की तरह कर लो, अगर रिपीटेड का केस है तो रिपीटेड की तरह करो, और अगर लीनियर है सिंपल तो लीनियर की तरह कर लो। तो बस आप बेसिकली क्या देखते हो, आप बेसिकली ये देखते हो कि यार मेरे जो ये फैक्टर्स हैं ना, डिनोमिनेटर जो है मेरा, इसको मुझे इसके साथ किस तरह खेलना है। एक एक करके आप ब्रैकेट चूज़ करते हो और उसको फिर उसी तरह से ओपन करते हो। ठीक है, तो अब बेटा देखो बेसिकली 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 x-2। अच्छा ये स्क्वायर है नहीं तो बेटा इसको मिटा ही देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन होगी बाद में जाके। ठीक है जी, तो ax अब LCM वही अपना जो तरीक़ेकार था, x-2 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू x-2। अच्छा जी, तो बेटा ये रिड्यूस फॉर्म बना लो, तो उसको आपने निगेट कर दिया। नाउ अगेन यू विल बी यूजिंग सब्सटीट्यूशंस टू फिगर आउट योर आंसर। अच्छा अब देखो बेटा सब्सटीट्यूशन में सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें a b c निकालने हैं। तो पहले a निकालने के लिए b और c को ज़ीरो कर देता हूँ। तो यार b और c को ज़ीरो करना इतना आसान मुझे लग नहीं रहा जो बात है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले ना हम c निकाल लेते हैं। तो c निकालने के लिए a और b को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो a और b कैसे ज़ीरो होंगे कि अगर मैं इसको ज़ीरो बना दूँ तो x इज इक्वल्स टू 2, तो एट x इज इक्वल्स टू 2 रखते हैं बेटा। तो बेटा एट x इक्वल्स टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ax प्लस b इंटू 0 एंड c इज़ 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 1 5। तो 4 इंटू 5 इज़ 20, 20 माइनस 6 प्लस 1 एंड देन दिस इज़ 5c। तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 15 ओवर 5 इज़ 3, तो c आ गया आपका 3। ठीक है जी, नाउ वील जस्ट मूव ऑन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि आगे वर्किंग बहुत है। तो देखो बेटा अब मुझे लेट्स सपोज क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है आपका एट x इज इक्वल्स टू, अच्छा अब मुझे देखो a और b निकालना है। तो यार a को अगर ज़ीरो बनाना है तो मैं इसको x इक्वल्स टू ज़ीरो कर दूँगी, a से अगर ज़ीरो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो 5 इंटू ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ज़ीरो प्लस 1 इज़ इक्वल टू, a तो ज़ीरो हो चुका होगा आपका, प्लस b इंटू 0 माइनस 2। ठीक है, फिर क्या होगा, c इज़ 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, 1 आया यहाँ पे, और a इंटू 0 इज़ 0 प्लस b, तो b आया बेसिकली और माइनस 2 आया, और ये बेटा c आ गया अपनी जगह पे। ठीक है, तो 1 तो माइनस 2b प्लस 3, तो 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2b, माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू माइनस 2b, तो b इज़ इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है जी, इज़ दैट क्लियर बेटा? नाउ वील जस्ट मूव ऑन एंड फिगर आउट द वैल्यू ऑफ b। अब b कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि b को जो है ना मैं फिगर आउट कर सकूं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो है b को किस तरह से फिगर आउट करूंगा, मैं b को फिगर आउट करने के लिए जो है ना मैं अपने पास कोई भी सेल्फ सब्स्टिट्यूशन करूंगा। तो यार देखो सेल्फ सब्स्टिट्यूशन में किस तरह से करता हूँ, मैं 1 डाल लेता हूँ। तो यार देखो एट x इज इक्वल्स टू 1 बेसिकली क्या होगा, 5 इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज सेम एज a इंटू 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 5 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू माइनस 1। फिर उसके बाद बेटा c इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 हो जाएगा। तो बेटा आप देखो माइनस वो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई थी, b की वैल्यू आई थी सॉरी मेरी, अच्छा मुझे a निकालना है सॉरी, तो b की मेरी क्या वैल्यू आई थी बेटा, 1 आई थी। तो a प्लस 1 इंटू माइनस 1 और c बेटा मेरा 3 आया था, तो 3 इंटू 2 हो गया, तो 3 हो गया बेटा ये, और ये क्या हो गया माइनस a, ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस 1 प्लस 6। सो मेरा बच्चा दिस विल बिकम 3 माइनस a प्लस 5
एंड 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस ए, माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस ए इज इक्वल्स टू 2। तो बेटा ये मेरी ए की वैल्यू आ गई। तो अब इसका फाइनल फॉर्म क्या होगी बेटा, इसकी फाइनल फॉर्म विल बिकम 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी क्या है बेटा 3 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है जी। सो दैट्स हाउ वील वर्क इट आउट एंड फाइंड आउट अ पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस सिंगल फ्रैक्शन। ठीक है जी। नाउ दिस वाज द लास्ट केस फॉर द प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब वील मूव ऑन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में बेसिकली कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस हमें उसको बेसिकली कन्वर्ट करना होता है प्रॉपर में, वो मैं सिखाता हूँ और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बेटा। तो अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमारे पास इसी तरह का बेटा n ओवर d का फ्रैक्शन होता है। n ओवर d में n इज़ लाइक फॉर एग्जांपल, तो पावर ऑफ n इज़ ग्रेटर देन पावर ऑफ d। तो बेटा हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सबसे पहले ना इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सही है। तो याद रखना जब भी इम्प्रॉपर होगा तो इम्प्रॉपर को आप कन्वर्ट करोगे बेटा, कन्वर्ट करोगे लॉन्ग डिवीजन को यूज़ करके, लॉन्ग डिवीजन को यूज़ करके आप कन्वर्ट करोगे उसको प्रॉपर में, और फिर आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करोगे। सही है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे। अब मैं ये सिखाता हूँ, मैं सिर्फ कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, उसके आगे आपको खुद समझ आ जाएगा करना क्या है। ठीक है बेटा। तो देखो लेट सपोज अगर मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है बेटा, और मेरे पास एग्जांपल क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है दैट 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11। बेटा मेरे पास ये एग्जांपल गिवन है, और लेट सपोज मेरे पास अब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का केस गिवन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक लीनियर फैक्टर का। सही है। अब देखो ये मेरे पास गिवन है, मेरे लिए इसको खोलना कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पे बेटा मसला ये है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज़ 3 एंड पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज़ व्हाट, इट्स 2, पावर ऑफ द वेरिएबल बेसिकली। तो 3 इज़ ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 2 बेटा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए बेटा मुझे क्या, अपनी लॉन्ग डिवीजन लगानी पड़ेगी। तो बेटा लॉन्ग डिवीजन लगाने के लिए भी ना आप पहले क्या करो, पहले आप इसको एक्सपैंड करो ताकि आपको ये पता चले आप डिवाइड किस चीज़ से कर रहे हो। तो बेसिकली इट विल बिकम व्हाट, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आपने मल्टीप्लाई करा एक्स माइनस 3 से, तो इट विल बिकम एक्स क्यूब, फिर प्लस 3x स्क्वायर, फिर x माइनस 3। ये चीज़ बन गई बेटा। अब आप बेसिकली कर क्या रहे थे, अच्छा ये माइनस बनेगा, सॉरी माय बैड, ये क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस, हाँ जी ठीक है। अब उसके बाद बेसिकली अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इसको डिवाइड करना है किसके, तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11 को आपने अब इससे डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा देखो ये मैंने लाइक इट्स एन एरर फ्रॉम माई एंड, दैट पावर ऑफ द न्यूमरेटर इज़ 3 एंड पावर ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ ऑल्सो इज़ बेसिकली 3। ये भी 3 है, तो बेसिकली 3 इज़ इक्वल टू 3 ना, 3 इज़ इक्वल टू 3, दैट इज़ वाई इट इज़ अ केस ऑफ द ग्रेटर देन इक्वल टू का सीन था ना। तो 3 इज़ इक्वल टू 3, तो बेसिकली पावर ऑफ द न्यूमरेटर इज़ इक्वल टू पावर ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है जी। तो अब आपने बेसिकली इसको पहले कन्वर्ट करना है बेटा प्रॉपर में, तो आप क्या करोगे, आप इसको इस तरह से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब डिवाइड करने के लिए यार 2 सेकेंड रुको, मैं ज़रा इसको छोटा कर लूँ। तो अब यार देखो बेसिकली हमें इसको डिवाइड करना है बेटा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो इस तरह से डिवाइड होगा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 से डिवाइड करना है। अब देखो यार लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था डिवाइड करना। बेसिकली आपने क्या सोचना है, आपने सोचना है कि एक्स क्यूब को ऐसी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि वो प्लस 3x क्यूब बन जाए। तो बेटा जाहिर सी बात है 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से आपने मल्टीप्लाई करा, पूरे को करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम 3x क्यूब, सही है, माइनस 9x स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस प्लस 3x माइनस 9। तो बेटा व्हाट विल बी द आंसर, सो द आंसर ऑफ दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया बेटा। अब देखो तुम्हारा क्वोशंट क्या है, तुम्हारा क्वोशंट 3। अच्छा अब ये फर्दर डिवाइड भी नहीं हो सकता, क्यों डिवाइड नहीं होता, क्योंकि देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन मल्टीप्लाई विद एक्स क्यूब एंड मेक इट अ 4x स्क्वायर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है बेटा। तो बेसिकली अब आप इसको फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो आप इसको ऑफकोर्स अब वो रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में लिखोगे
कि होल नंबर फॉर्म में जो बेसिकली होता है कि एक्स क्यूब जो सॉरी 3x³ माइनस 5x² प्लस 5x माइनस 11 अपॉन ये इसका बेसिकली क्या हो गया आंसर, इस डिवीजन का आंसर हो गया बेटा 3 होल नंबर प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर कितना है 4x² प्लस 2x माइनस 2 अपॉन, अब क्या था डिवाइज़र, x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 3। तो यार देखो बेसिकली अब आप एक चीज़ पे नोटिस करो बेटा, ये जो है अब एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ न्यूमरेटर बेटा 2 हो गई, पावर ऑफ डिनोमिनेटर बेटा 3 हो गई। तो अब आपने क्या करना है, अब आप बेसिकली इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3 प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 2 अपॉन x² प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो बेटा आपने इस फॉर्म में लिख के, अब ये किसका केस बन गया बेटा, ये क्वाड्रेटिक का केस बन गया, क्वाड्रेटिक का। तो 3 ऐसे ही रहने दो बेटा, इस पर क्वाड्रेटिक लगा लो, क्वाड्रेटिक की पार्शियल फ्रैक्शन लगा लोगे आप, और उसके केस से इसको सॉल्व करके अलग अलग करके 2 फ्रैक्शंस बना दोगे। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस। एंड नाउ व्हाट आई, अच्छा देखो मैं एक थोड़ी सी बात समझा देता हूँ, अलॉट ऑफ यू माइट बी कन्फ्यूज्ड कि यार इतना बड़ा कैसे होगा, टेस्ट में इतने टाइम भी नहीं होता। तो यार इतने मुश्किल सवालात नहीं आएंगे, ठीक है। मैंने तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए करा दिया कि आपको सारे केसेस बिल्कुल लाइक क्लियरली लाइक ट्रांसपेरेंसी से समझ आ जाए, बट देयर वोंट बी दीज लॉन्ग क्वेश्चन सिटिंग इन द एग्जाम्स। बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे, 2 to 3 मिनट का क्वेश्चन होगा पार्शियल फ्रैक्शन का एग्जाम में, और हो सकता है कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इट इज़ एन MCQ। तो MCQ होगा तो बस आपको समझ आनी चाहिए कि कौन सा फैक्टर का कौन सा केस किस वक्त लगाना है, बस दैट्स ऑल। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए, ठीक है जी। सो गाइज solve the questions that are there in the worksheet, or inshallah you guys will ace this topic as well. So that's it for the day. We'll see you guys in the next video. Until then, take care. Bye bye.